हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पहला पार्ट। इसके अंदर हम कुछ टॉपिक को कवर अप करेंगे अप टू फ्री बॉडी डायग्राम, और वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद रखना, यहां पर आपके पास जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। जो भी मैं पढ़ाऊंगा बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला होगा। एक एक करके चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले आता है भाई फोर्स। अब एक चीज बताओ, बहुत सिंपल सी, फोर्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को धक्का दे दो, पुश कर दो, या फिर किसी भी चीज को खींच लो, पुल कर लो। तो कहने का मतलब या तो आप पुश करें या फिर आप पुल करें, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? हमारे पास फोर्स होता है। पहले बताओ बच्चों, क्या इतनी चीजें क्लियर है? वेरी गुड। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूं एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई आपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को यहां पर कंसिडर कर लिया। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कुछ किसी भी एक ऑब्जेक्ट को यहां पर कंसिडर कर लिया, ये लीजिए, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई 10 न्यूटन का फोर्स यहां से लगाओ, और ये कोई m मास की हमारे पास बॉडी रखी हुई है, ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ है सिंपल, और यहां पर आप लोगों को क्या करना है बेटा, 10 न्यूटन का फोर्स यहां लगाना है। तो एक बात बताइए, इवन 10 न्यूटन का मत लगाओ, यहां पर आप लोग 5 न्यूटन का फोर्स ले लीजिए। तो आपसे अगर बोला जाए कि यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये कैसी कंडीशन है, एफ नेट क्या आएगा यहां पर? तो आप बोलेंगे सर एफ नेट हमारे पास बहुत सिंपल है, 10 में से माइनस कर दीजिए 5, हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। और ये 5 न्यूटन का फोर्स बॉडी को कहां पर मूव कराएगा? ये मूव कराएगा बेटा राइट वर्ड डायरेक्शन में। अब बात आती है कि सर राइट वर्ड डायरेक्शन के अंदर कैसे मूव कराएगा? ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि राइट वर्ड डायरेक्शन के अंदर अगर मैं बात करता हूं कैसे मूव कराएगा। बेटा एक बात बता, 5 न्यूटन का फोर्स एक्स्ट्रा कहां पर लग रहा है? हमारा राइट हैंड साइड पर लग रहा है, सिंपल सी चीज है। बड़े वाला फोर्स कहां पर लग रहा है? राइट हैंड साइड पर लग रहा है। इट मींस कि ऑब्जेक्ट कहां मूव करेगा? हमारा इस साइड में मूव करेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पुल। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम लोग बोलते हैं पुल। ये लीजिए, क्या इतना क्लियर है? अब सोचो, अगर मैं आप लोगों से ये बोलने लग जाऊं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये लीजिए, और आप इसे पुश कीजिए। यहां पर आपने क्या करा बेटा, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो एफ नेट आपके पास कितना निकल करके आ जाएगा? अगर मैं बात करता हूं यहां से, तो मास इंटू में एक्सेलरेशन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एम मास है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पुश बोलते हैं। तो कहने का मतलब, किसी भी चीज को जब आप पुल करें या फिर आप पुश करें, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? फोर्स बन जाती है। ये हमारे पास कंडीशन हमें देखने को मिलती है। बहुत सिंपल सी चीज है, देखिए, अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी विच चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन। सिंपल सी चीज है भाई, एक जगह पर थी दूसरी जगह पहुंच जाएगी। सिंपल सिंपल से हमारे पास एग्जांपल हैं, बहुत सिंपल बेसिक सी चीजें पढ़ेंगे, और बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग आपका ये लेक्चर होने वाला है बेटा। क्या इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेज हमारे पास होते हैं। अब ये बेसिक नेचर के फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है हमारे पास क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये सारी चीजें आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होंगी। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक नेचर होता है फोर्स का, जिसकी हम लोग यहां पर बात करते हैं। अब यहां पर आप लोग एक चीज को थोड़ा सा समझिए। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है हमारे पास, देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो 10 की पावर 36 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। सोच रहे हैं आप लोग कि मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम बात करें वाइल, जबकि आप बात करते हैं वीक, वीक न्यूक्लियर फोर्स आर अबाउट 10 की पावर 25 टाइम एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स। जबकि आपके पास जो वीक है, आपको लगता होगा कि भाई ये तो वीक फोर्स है, ये तो बहुत कम है, इसका तो कोई लेना देना ही है, सच नहीं है। तो वो भी आपका 10 की पावर 25 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं? ये हमारे पास कंडीशन यहां रहने वाली है। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि भाई हमारे पास जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा, मतलब आप ये मान लीजिए पाथ डिपेंडेंट तो है नहीं, इसे पाथ से कोई लेना देना नहीं है। आप जितना दूर चाहे ऑब्जेक्ट को जितना दूर इमेजिन कर सकते हैं, ये वहां से उठ करके भी फोर्स लगा रहा होगा। यानी कि अगर आप बैठे हैं और मैं यहां पर हूं, आपके और हमारे बीच में बहुत डिस्टेंस हो सकता है, स्टिल आप और मैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास कंडीशन आती है। अगली चीज को देखते हैं एक बार। कहता था ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। वही तो मैंने बताया आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, आप जितना सोच भी नहीं सकते शायद उससे भी ज्यादा। क्या इतना क्लियर है? हैविंग वाइल इनफाइनाइट रेंज वाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस। जबकि हम बात करते हैं हमारे पास क्या होती है, जो जैसे कि हम लोग बात करते हैं इनफाइनाइट, जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास क्या होती है, बहुत शॉर्ट रेंज होती है, बहुत ज्यादा, मतलब छोटी सी दूरी के लिए लगेगी, दैट्स इट, बिल्कुल माइन्यूट से डिस्टेंस के लिए लगेगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास क्या होता है बेटा, कंडीशंस निकल करके आती हैं। एक बार आप इसे देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। बोलिए, क्या इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है?
छोटी छोटी सी चीजें हैं, पल्ले पड़नी चाहिए, आराम से आपको चीजें यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, इतना क्लियर। फिर हमारे पास आता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब अगर मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं इनर्शिया से भी रिलेट करता है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया भैया आलसी होता है, ऐसा मानिए आप। ये अपनी स्टेट को छोड़ना नहीं चाहता। अगर ये मोशन में है तो चाहेगा बॉडी मोशन में रहे, अगर ये रुका हुआ है तो सोचेगा बॉडी रेस्ट में रहे, रुकी हुई रहे, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सोचेगा डायरेक्शन चेंज होती रहे। मतलब इसका काम सिर्फ एक है, अगर जिस भी चीज के अंदर है ऑब्जेक्ट, किसी भी स्टेट के अंदर है, वो उस स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। अगर वो मूव कर रहा है मूव करेगा, रुक रहा है रुकेगा, डायरेक्शन चेंज कर रहा है डायरेक्शन चेंज, ये हमारे पास कंडीशन आती है। तो इनर्शिया हमारे पास प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है कि किसी भी स्टेट के चेंज को अपोज करता है, वो मतलब चेंज चाहता ही नहीं है। एग्जाम्पल अगर आप लोग समझना चाहें, आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे आप लोग घर में आराम से बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से मस्त एकदम बैठे हुए, कोई दिक्कत आपत्ति आप लोगों को नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अगर आप लोग घर पे बहुत ज्यादा आराम से बैठे हुए, आराम से सो रहे हैं, सुबह की नींद ले रहे हैं, हा, पढ़ाई वढ़ाई देखी जाएगी, बात की बात है, पहले नींद आराम से खींची जाए, तो नींद को आप लोग खींच रहे हैं, मतलब मस्त एकदम सो रहे, एकदम कोई दिक्कत नहीं, मम्मी जितनी बार उठा ले कोई दिक्कत नहीं आती है। जब तक पापा नहीं आ जाते बच्चा उठकर खड़ा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने आप को क्या कर रहे थे? अपने चेंज को अपोज कर रहे थे कि आप नहीं चाहते उठना, आप उठना नहीं चाहते, आप उठना नहीं चाहते। ये सारी कंडीशन और सिचुएशन आप लोगों के साथ चल रही थी। तो यही सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है, क्लियर है इतना? अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं, भैया इनर्शिया हमारे पास कितने टाइप का होता है बताइए, बताइए जरा। टाइप्स ऑफ इनर्शिया भी तो हमारे पास कुछ होता होगा, बिल्कुल होता है सर। अगर मैं बात करता हूं इनर्शिया के टाइप्स की, तो ये 3 टाइप का होता है। ये देखिए, अगर आप लोगों से बात की जाए इनर्शिया के टाइप की, तो ये हमारे पास कितने टाइप का निकल कर आएगा बेटा? ये हमारे पास 3 टाइप का निकल कर आएगा। कौन कौन से होते हैं सर, वो हम बात कर लेते हैं एक बार। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? इनर्शिया एट रेस्ट। इनर्शिया एट रेस्ट, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। इनर्शिया एट रेस्ट का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो फिर वो चलना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा अब मैं रुका हुआ हूं तो मैं रुका ही रहूं। यहां तक की बात इसे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आता है बेटा? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन आपको एक चीज बोलता है छोटी सी, और ये आपसे क्या बोलता है? ये कहता है कि भैया अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मुझे मूव करने दो, रोको मत। इट मींस कि जैसे ही आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है और आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठे हैं, यानी कि बस मान लीजिए, बस के अंदर आप लोग बैठे हैं आराम से, जैसे ही ब्रेक लगेंगे आप लोग एकदम आगे की तरफ जाकर गिरते हैं। और रीजन क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी अभी आगे ही चल रही है, आपकी बॉडी आगे चल रही है, आगे चलते 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 अचानक आपने ब्रेक लगाकर उसके मोशन का अपोज करा, और बॉडी नहीं चाहती कि उसका अपोज हो, इसीलिए बॉडी अब भी मोशन में अपने आप को रखती है और एकदम से आगे जाकर गिर जाती है। ये रीजन होता है। और फिर हमारे पास एक तीसरा और आता है जिसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर चीज में जाएं, डायरेक्शन को चेंज करें, पर्टिकुलर फील्ड में जाएं, डायरेक्शन को चेंज करें, उन सब चीजों की बात कर रहा है। कुल मिलाकर हमें ये सारी चीजें पता होनी ही चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए? इनर्शिया एट रेस्ट होना, इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट रुका है रुका रहेगा, मोशन मतलब चल रहा है चलता रहेगा। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इट मींस जब डायरेक्शन की बात आती है तो डायरेक्शन चेंज करना मतलब करता ही रहेगा। बोलिए क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है क्या? फिर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन निकल कर आती है जिसे हम बोलते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का क्या होता है, उसे एक बार थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। देखो, जो सेकंड लॉ हमारे पास होता है वो ये बोलता है कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम होता है, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आती है। ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है बेटा। ये देखिए, अब अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि यहां पर डेल्टा पी क्या है, तो आप लोग यहां पर बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी को आप लोग क्या बोलेंगे बेटा? चेंज इन मोमेंटम बोलेंगे। ये देखिए, क्या इतना क्लियर है? और डेल्टा टी के लिए आप लोग क्या बोलेंगे बेटा? डेल्टा टी के लिए आप लोग बोलेंगे सर चेंज इन टाइम। यहां पर क्या होगा मेरे लाल? चेंज इन टाइम। ये आपको यहां पर कंसिडर करना है। चलिए, ये हमारे पास कंडीशन आएगी जिसकी हम लोग यहां पर बात करते हैं।
बोलिए क्या इतना क्लियर? अब एक बात बताओ, क्या हमें ये नहीं पता कि जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू में वेलोसिटी होता है? हाँ या ना? वेरी गुड। क्या मैंने ये नहीं बोला आपसे कि जो मोमेंटम हमारे पास होता है वो मास इनटू में वेलोसिटी होता है? इट मींस कि अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे मास इनटू में वेलोसिटी होता है। सर क्या इतना क्लियर? तो डेल्टा पी अगर मैं लिखना चाहूं तो मास तो चेंज नहीं हो रहा है अभी, तो क्या ये एम डेल्टा वी हो सकता है क्या? बोल मेरे लाल, क्या मैं यहाँ पर डेल्टा पी को एम डेल्टा वी लिख सकता हूँ? 100% लिख सकता हूँ बेटा। और अगर इतनी कंडीशन समझ में आ गई देन इट मीन्स कि आप लोग ये लिख सकते हैं डेल्टा पी की जगह एम, यहाँ पर लिखिए बेटा डेल्टा वी अपॉन में क्या हो जाएगा डेल्टा टी। अब एक चीज बताओ कि क्या आपने कभी बचपन में एक चीज पढ़ी है, हाँ बचपन ही है बेटा वो, कि एसिलरेशन आपके पास क्या होता है डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। बोल मेरे लाल, क्या आप लोगों ने इस चीज को कभी देखा है, अनुभव किया इस चीज के लिए कि एसिलरेशन क्या होता है बेटा डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी होता है? तो क्या इसके बिहाफ पर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं एक चीज यहां पर छोटी सी लिख सकता हूं, और वो क्या है बेटा, मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि सर मास इनटू में एसिलरेशन आपके पास निकल कर आ जाएगा फॉर्मूला, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो। और यही होता है आपका सेकंड लॉ। बोलिए क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब इसी तरह से अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया इंपल्स क्या होता है हमारे पास, अगर हम इंपल्स पूछना चाहें तो इंपल्स क्या होता है? कुछ नहीं होता सर, इंपल्स बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। इंपल्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये देखिए, इंपल्स को सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। इंपल्स सबसे पहले किससे रिप्रेजेंट होगा? जे से रिप्रेजेंट होगा। और जे आपके पास क्या होता है यहाँ पर? डेल्टा पी होता है। जे हमारे पास क्या होता है? डेल्टा पी होता है। बोलो क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये देखिए जे हमारे पास क्या होता है बेटा? डेल्टा पी होता है, यानी कि जो भी आपके पास चेंज इन मोमेंटम निकल करके आया वही आपका इक्विवेलेंट हो जाता है किस चीज के लिए? जिसकी हम बात करते हैं इंपल्स की। यानी कि अगर चेंज इन मोमेंटम आपने निकाल दिया तो इट मींस वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा जे के बराबर। बोलो क्या इतना क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप लोग? आराम से एक बार आप इसे देखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या कंडीशन आप लोग यहां तक की समझ पा रहे हैं क्या? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, आपको जब भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लॉज ऑफ मोशन के अंदर ना बच्चा सबसे ज्यादा कहां पर फंसता है? लॉज ऑफ मोशन के अंदर यूजुअली बच्चा जो फंसता है वो उसके फंसने की क्राइटेरिया और उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम बन ही नहीं पा रहा है। आज की क्लास में करेंगे, ठीक है? हमें सर समझ ही नहीं आता कि कहां पर फोर्स लग रहा है, कैसे फोर्स लग रहा है और कितना फोर्स हमारा लग रहा है, क्योंकि ना काफी टाइम जो गिवन फोर्स होता है, समझ रहे हैं आप लोग, और जो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर फोर्सेस आप लोग बनाते हैं आप उसे बैलेंस ही नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे यहां पर फंस जाते हैं। अब इस कंडीशन में आपको फंसना नहीं है बिल्कुल भी, यहां पर आपको वो करना है जो मैं आपसे कहूंगा। अब आप लोगों ने क्या करा बच्चों? फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकंड लॉ आप लोगों ने पढ़ लिया। फर्स्ट लॉ आपको समझ में आया, इनर्शिया के बिहाफ पर था। सेकंड लॉ आप लोगों ने पढ़ा कि भाई F इक्वल टू एम निकल कर आता। वहीं पर हम लोग एक कंडीशन और देखते हैं जिसे हम बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स का मतलब होता है जे, और जे का मतलब होता है बेटा डेल्टा पी। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास कंडीशन निकल कर आती है। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर किस चीज के लिए? हम लोग बात करते हैं बेटा न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हम लोग बात करेंगे, और ये हमारे लिए हो जाएगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। ये देखिए, ये देखो मेरे लाल, अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखते हैं, ये देखिए अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखते हैं, एक बात बताओ, मैंने यहां पर दो ऑब्जेक्ट को कैरी कर लिया। ये देखिए मैंने यहां पर क्या करा बेटा, इस चीज को हम लोग एक बार लेते हैं, हमने इसे कलर चेंज करता हूं मैं, ठीक है? ये लीजिए, मैंने यहां पर इस चीज के लिए लिया और यहां पर मैंने इसे बाइंड इस तरीके से, मान लो कि दोनों बहुत ज्यादा आपस में क्लोज्ड है, तो यहां पर जो लगने वाला फोर्स होगा FAB वो बराबर हो जाएगा माइनस का FBA। सर ये FA और B क्या है? इसे हमने A ऑब्जेक्ट कंसीडर करा और इसे हमने B ऑब्जेक्ट कंसीडर करा। अगर आपसे बोला जाए कि न्यूटन के थर्ड लॉ को एक्सप्लेन कीजिए तो कुछ नहीं करना, अपने दोस्त के एक चांटा लगाओ, तो आप उसे मार नहीं रहे, आप लोग उस टाइम पर न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ रहे हो। ये कैसे? जैसे ही आपने उसे हिट करा तो तुरंत आपने क्या देखा कि वहां पर जैसे ही आपने हिट करा तो उसे चोट लगेगी, उसे चोट लगने की वजह से आपके भी यहां पर क्या होगा? अपोजिट में, मतलब जितना आपने उस पर एक्शन किया रिएक्शन के बेसिस पर उतना ही आपके हाथ में भी चोट लग जाएगी मेरे लाल। क्या इतना क्लियर है? ये बात यहां पर ध्यान रखनी है। तो हम लोग ये बोलते हैं दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास फॉर्म हो जाती है, एक्शन रिएक्शन ऐसी कंडीशन हमारे पास फॉर्म हो जाती है, तो इस सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं मेरे लाल। बोल बेटा क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दे। ये हमारे पास कंडीशन निकल कर आती है जिसे हम लोग बात करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बोलिए, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई देन इट मींस कि सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर
हो जाएंगी बेटा। अब यहाँ पर एक बार आराम से देखिए आप लोग, न्यूटन के थर्ड लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या बोला मैंने कि मान लो ए ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने कुछ फोर्स लगाया तो वो बी पर लगेगा, बी की वजह से ए पर लगेगा, तो मतलब ए और बी, ये जो माइनस सिंबल है ना, ये सिर्फ आपको डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि अपोजिट है। ये बिल्कुल भी इस चीज के लिए नहीं बोलता कि जो माइनस का सिंबल है मतलब क्या नेगेटिव फोर्स होगा, नेगेटिव फोर्स नहीं बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बोलिए क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना में बताइए एक बार, क्या इतना क्लियर? वेरी गुड बेटा। चलिए इतना आप लोग एक बार देखिए और इतना थोड़ा सा पानी वानी पी लिया जाए। चलिए वेरी गुड। अब मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आपने क्या पढ़ा, न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ दिया आपने, तीनों लॉ पढ़ने के बाद आप लोग अब बात करते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। तो आप आराम से देखिए एक बार इसे। तो अगर हम लोग कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है भाई? कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि जब भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तब लगने वाले फोर्स हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। एक बात बताइए, अगर मेरे पास ये हाथ है, मेरे हाथ को ना आप ऐसा टेबल मान लीजिए, मैंने कहा ये मेरे पास हाथ है और इस हाथ को आप एक टेबल मान लीजिए और इसे मानिए एक ऑब्जेक्ट। अब आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और उठा करके ऐसे टेबल के ऊपर रख दिया, ध्यान से देखना, दिख रहा ना स्क्रीन पे? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब मैंने ये हाथ लिया, हाथ के ऊपर आपने क्या करा, हाथ को टेबल माना और इसके ऊपर आपने उठा करके एक ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस कर दिया। जैसे ही आपने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट को प्लेस करा, अब इस ऑब्जेक्ट ने मेरे हाथ के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगाना शुरू करा जिसे हम लोग बोलते हैं mg। क्या बोलते हैं बेटा? mg बोलते हैं। तो वहीं पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इस हाथ ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर साइड में फोर्स लगाना शुरू करा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। समझ आया? अब ऑब्जेक्ट ने हाथ के ऊपर फोर्स लगाया नीचे mg और इस हाथ ने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया कितना? नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर किसी भी सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला जो कि हाथ इस पर लगा रहा है ज्यादा हो गया तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करता हूं आपसे कि जो ऑब्जेक्ट जो हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ mg, अगर ये नीचे चला गया तो मतलब ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा। समझ आ रहा है? इसका मतलब अगर n ऊपर लगने वाला और नीचे लगने वाला mg दोनों बराबर हो गए तो ऑब्जेक्ट आपका वहीं का वहीं रहेगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा। क्या इतना क्लियर? तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो फोर्स लगे हैं नॉर्मल रिएक्शन जैसे, ये बेसिकली जो लगे हैं आपके पास, अगर हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन का जो हमारे पास फोर्स लगा है वो हमारे पास कैसे है? एक कांटेक्ट में आने के बाद लगा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे भी आपके पास फोर्सेज होते हैं जिनका कांटेक्ट से कोई, जैसे ग्रेविटी है, लगे ही जा रहा है, ऑब्जेक्ट यहां रखो, हवा में रखो, कहीं भी रखो, वो लगे जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? ये आपको यहां पर समझना होगा। जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन, अब अगर नॉर्मल रिएक्शन के लिए आप लोग बोलना चाहते हैं तो आप ये बोलिए, देखिए ये हमारे पास सर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपने लिया m मास का, रखते के साथ ही नीचे की तरफ जो लग रहा है mg और ऊपर की तरफ जो लगेगा हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है। और आपने क्या करा, बीच में आपने क्या करा बेटा, एक वो कंसिडर कर लिया, सरफेस कंसिडर कर लिया। ये लीजिए, ये आपने एक सरफेस कंसिडर कर लिया और सरफेस कंसिडर करने के बाद आपने देखा नीचे mg और ऊपर n लगा हुआ है। क्या इतना क्लियर है? अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगा है ये सिर्फ सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद लगा है। अगर सरफेस को आप लोग कांटेक्ट में नहीं लाते तो गारंटी की बात है कि ये लगने वाला फोर्स भी अप्लाई नहीं होता, किसी भी एंगल से फोर्स नहीं लगता। पहले आप लोग इसे देख लीजिए। तो कहता है इट इज द कंपोनेंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और हाँ, ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। सर इसका मतलब अगर मैं यहां पर ऐसे रख दूं, ये देखिए अगर मैं यहां पर इस तरीके से रख दूं, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट में यहां पर कंसिडर अगर मैं कर लेता हूं, ये देखिए, ठीक है, और ये हमने यहां पर लिया। अब ये भी हमारे पास कितना बेटा? m है। ये भी हमारे पास कितना है? m है। एक काम करते हैं ना, इसे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को। चलिए बहुत सही। अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं यहां पर इस चीज के लिए, ये देखिए मैंने बोला कि भाई ये भी हमारे पास क्या है, ये देखिए मैंने कहा ये भी हमारे पास क्या है? m ऑब्जेक्ट, m मास है, ठीक है। लेकिन पहले कैसे रखा था? ऐसे रखा था। अब दीवार ऐसे हो गई है, समझ रहे हैं आप लोग? ये हमारे पास दीवार है, ये देखिए। तो अब mg हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, ये देखिए mg ऑलवेज कहां लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी नीचे की तरफ ही आ रही है। लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है बेटा वो अब सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब इस साइड में कहीं जाकर के लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg को बैलेंस करेगा, यहां पर नहीं है ऐसा। सरफेस के परपेंडिकुलर लगना चाहिए, जिस साइड में आपका सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगना चाहिए, बस इतनी सी बात याद रख लो। अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं इट मीजर हाउ स्ट्रांगली द सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर। सिंपल सी चीज है यार, एनएमजी का ही केस होता है यहाँ पर। नॉर्मल रिएक्शन के बाद ही पता चलता है नॉर्मल रिएक्शन हाई है, इसका मतलब बहुत तेजी से फोर्स लगा है सरफेस ने ऑब्जेक्ट के ऊपर। समझ रहे हैं आप लोग? ये हमारे पास आएगा, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स।
सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब खुद से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है क्योंकि उसे ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर रखना आता है। सिंपल सा ऐसा समझिए। दूसरा होता है भैया फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स को ही बताना बहुत आसान है। ये देखिए आपने क्या करा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया, साथ में आप लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से एक सरफेस कंसिडर कर लिया। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ कि भाई ये जो सरफेस है, आपने इस साइड में कुछ फोर्स लगाना शुरू करा, ऊपर तो लग ही रहा होगा, हमारे पास n लग रहा होगा ऊपर, नीचे mg लग रहा होगा, आप लोग जानते हैं इस चीज के लिए, अगर हमने यहाँ पर मास m को कंसिडर किया। लेकिन साथ में जैसे ही आप इसे आगे लेकर जाएंगे ना, बीच में ये देखिए दोनों सरफेसेस के बीच में एक फोर्स हमारे पास लगेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने के बाद लगता है, और जो गिवन फोर्स होता है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बोलो इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो मैंने आपसे क्या कहा, बहुत सिंपल सी चीज मैंने आप लोगों से बोली है। मैंने कहा कि भैया जो भी हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, पहले तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और ये भी सेल्फ एडजस्टिंग होता है। मान के चलते हैं कि आपका जो फोर्स है, जो गिवन फोर्स आपके पास है वो 5 न्यूटन का, कितना मेरे लाल, 5 न्यूटन का है। तो अगर आपका फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन तक लग सकता है, तो 5 न्यूटन से ऊपर का फोर्स नहीं लगाएगा। वो कहेगा ठीक है चल तू आराम से कर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कितना है, 10 न्यूटन का। आपने यहाँ पर फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 2 न्यूटन का। ऐसा नहीं वो एकदम 10 न्यूटन लगा, ना 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 ना, सेल्फ एडजस्टिंग है। वो पीछे नहीं खींचेगा इसे, वो बस रोक कर रखेगा। फ्रिक्शन कभी भी पीछे नहीं खींचता, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को रोक करके रखता है। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद आपसे बोला गया कि भाई इसने क्या करा, और आगे खींचा, और आगे खींचा, और आगे खींचा, 5 न्यूटन का, 6 न्यूटन का, 7 न्यूटन का, लगाता गया 9.5 10 न्यूटन तक पहुंच गया। अब फ्रिक्शन भी कितना लग सकता है, 10 न्यूटन, फोर्स भी कितना लग गया, 10 न्यूटन। अब दोनों बराबर हो गए। अब अगर फोर्स 10.001 भी हो गया ना, तो भी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की लिमिट सिर्फ 10 न्यूटन तक की थी। ऐसे समझना होता है हमें। बोलिएगा इतना क्लियर है? तो ये भी हमारे पास क्या हुआ बेटा, एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास होता है बेटा क्या, टेंशन। टेंशन की बात में टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, टेंशन की बात नहीं करनी है, ठीक है। टेंशन अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं तो हमारे पास यहां पर कंडीशन क्या आती है, देखिए। अगर हम लोग बोलते हैं कि टेंशन इज इन ए स्ट्रिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट अराइजेज वेयर अ स्ट्रिंग इज पुल्ड। अगर आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट आपने लिया और उठा करके उसे किसी स्ट्रिंग से ऐसे बांध दिया, ठीक है, और आपने ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू करा, उसे गोल गोल घुमाना शुरू करा, तो भाई गोल गोल घुमा रहे तो उसमें क्या हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा? हाँ या ना में जवाब दे बेटा, हाँ या ना में जवाब दे मेरे लाल। क्या वहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि यहां हमारे पास एक टेंशन क्रिएट हो गया? तो ये जो आपके पास टेंशन क्रिएट हुआ है, इसी कंडीशन के लिए मैंने यहां पर बोला है कि क्या बनेगा, यहां पर ये टेंशन फॉर्म करेगा। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास क्या करेगा बेटा, यहां पर टेंशन को फॉर्म करेगा। सिंपल सी चीज। क्या इतना क्लियर? ये हमारे पास कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। बस यहां तक की चीजें अगर आप लोग समझ गए तो आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये सारी कांटेक्ट फोर्सेस थी, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट आपका कांटेक्ट में नहीं होगा तो इनमें से कुछ भी नहीं लगने वाला। अगर आप फ्री फॉल करा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, टेंशन भी नहीं लगेगा। अगर आपके पास रोप आराम से पड़ा हुआ है, टेंशन थोड़ी क्रिएट हो रहा है उसमें, आपको वहां पर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या इतना क्लियर है बेटा? ये हमारे पास कंडीशन देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं आगे की। अब एक चीज बताओ, अगर मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं, देखिए क्या द टेंशन ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग। अब कैसे होता है सर ये? मान लेते हैं कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये लीजिए, आपने यहां पर एक इस तरीके से एक पूरा बना ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ पोल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बेटा, कुछ पोल है। आप ऐसा कंसिडर कीजिए, ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, इसे थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं अपना 100% दूंगा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। मान लेते हैं कि आप लोग यहां पर खड़े हुए और आपने एक रोप लिया, और रोप लेकर के आपने यहां पर बांध दिया, एक रोप लिया और इस तरीके से यहां पर टाई अप कर दिया, और आप इधर की तरफ खींचने लग गए, तो आपका जो टेंशन है ना, वो रोप की साइड ही हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज के लिए। क्लियर है? आपने जैसे ही उसे खींचा तो टेंशन आपका कहां होगा, रोप की साइड होगा, क्योंकि अगर ये उस साइड नहीं होता तो बेटा फिर तो वो टूट जाएगा ना, वो तो खत्म हो जाएगा। वही कहना चाह रहा था, टेंशन ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग एंड इन सच दैट इट ट्राई टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास कंडीशन कुछ हमें यहां पर देखने को मिलेगी। एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाया था, वही चीज आप लोग यहां पर मेंशन कीजिए। और अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एक बेसिक सी चीज और है। बेसिक सी चीज ये है कि भाई जब भी आप किसी चीज को खींचते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि वहां से अपोजिट डायरेक्शन में कोई और आपको खींच रहा है। भूत नहीं है वो टेंशन है जो आपको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि लेंथ ना बढ़े, लेंथ शॉर्ट हो जाए। जितनी लेंथ कम हो जाएगी, ये वही चीज वहां पर चाहता है। क्या इतना क्लियर है? ये कंडीशन हमारे पास आती है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस देन द टेंशन विल बी सेम अलोंग अ स्ट्रिंग। मैंने कहा कि अगर स्ट्रिंग हमारे पास मासलेस है, अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, देन द टेंशन विल बी सेम अलोंग ए स्ट्रिंग।
तो टेंशन हमारे पास कैसी रहेगी बेटा, सेम रहने वाली है अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो, ठीक है। इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसा फोर्स हमारे पास, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सिंपल सी चीज है, हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे टेंशन आपके पास है वही कंडीशन है, टेंशन फोर्स के ही बराबर होता है, भूलना मत। क्या इतना क्लियर है? स्प्रिंग फोर्स हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है जिसकी हम लोग बात करते हैं कुछ ये, दैट F इजिकल टू क्या होता है, माइनस में kx। अब सर माइनस क्या कर रहा है यहाँ पर, तो बहुत सिंपल सी चीज है यार। एक बात बताओ, अगर मैं किसी स्प्रिंग को खींच रहा हूं तो क्या स्प्रिंग वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा? तो मेरे से अपोजिट में फोर्स लगाएगा, तो इसलिए वो क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में बता रहा है बेटा, डायरेक्शन। और अगर मैं किसी चीज को पुश कर रहा हूं स्प्रिंग को, तो भी वो क्या करेगा, बाहर की तरफ, मतलब मेरे लगाए हुए फोर्स के अपोजिट आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उस वाले मोशन का अपोज करना चाहेगा। वो वापस आने की कोशिश करेगा, मैं ऐसे दबाऊंगा वो वापस आने की कोशिश करेगा। तो यानी कि हमेशा जो फोर्स लगेगा वो निगेटिव डायरेक्शन के अंदर लगेगा। बोलो क्या इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है क्या? वेरी गुड मेरे लाल। अगर इतना सीख गए तो फिर तो बहुत सारी चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर आपको होती हुई नजर आ जाएंगी बेटा। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। अब एक बात बताओ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब क्या होता है? क्या होता है मेरे लाल, एक बार आप लोग बताएं कि आपको डेफिनेशन से काफी सारी चीजें यहां पर पता लग रही होंगी। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर हमारा मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, बताइए क्या मतलब होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का? तो भाई जब दो सरफेस, मतलब क्या हो गया, कांटेक्ट में ना आए, कांटेक्ट में ना आए तब भी फोर्स लग रहा है, नहीं आ रहा है कांटेक्ट में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपके कांटेक्ट में नहीं आ रहे और स्टिल आपका अगर फोर्स लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। क्या इतना क्लियर है? अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलता हूं वेट, अगर हम वेट की बात करते हैं तो भाई जो वेट होता है ये क्या करता है हमारे पास, अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि वेट है, वेट क्या हो रहा है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कुछ वेट है, ये नीचे लगता ही रहेगा ना, आप चाहे इसे कहीं रखो मत रखो, कहीं हवा में फेंक दो, कुछ भी करो, ये वेट नीचे लगता रहेगा। तो बिना कांटेक्ट के भी अगर हमारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन को हमने क्या बोल दिया, वेट बोला, यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स बोला। वेट उसका एक एग्जांपल है। क्या इतना क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आया वेइंग मशीन। अब आपने क्या करा, वेइंग मशीन, भैया सिलेंडर कितने किलो का है, आपने वेइंग मशीन ऐसे लगाई, उसे नीचे हैंग कर दिया, ठीक है, सिलेंडर उस पर लगा के उसे नीचे हैंग कर दिया, अब उसे ऊपर उठा रहे हैं, तो उस पर जो रीडिंग आ रही है, उस पर जो रीडिंग आ रही है वो बेसिकली कांटेक्ट में नहीं है ना, वेइंग मशीन आपको बताता है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो उसकी रीडिंग होती है। और ये तो आप लोग जानते हैं स्प्रिंग बैलेंस क्या है हमारे पास, वही हमारे पास निकल कर आता है F इक्वल टू मास मतलब kx, F इक्वल टू माइनस का kx, दैट्स इट। ये हमारे पास कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स और कांटेक्ट फोर्स में यही हमें सिमिलरिटी है कि भाई जब कांटेक्ट आ जाए दो ऑब्जेक्ट, उनके बीच में फोर्स लग जाए, वो कांटेक्ट फोर्स हो गए। अगर आप उन्हें हटा दें, हटाने के बाद भी उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इट मींस कि फिर वो जो एग्जांपल अब बन जाता है वो बन जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का। सिंपल सी चीज, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे उस पॉइंट पर जो आपकी पूरी परिभाषाओं को चेंज कर देगा, हर तरह की चीजों को चेंज कर देगा, जिसे हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। भाई साहब अगर आपने जीवन में, मैं वापस से बोल रहा हूं, अगर आपने जीवन में फ्री बॉडी डायग्राम को नहीं सीखा, मैंने कहा अगर आपने जीवन में फ्री बॉडी डायग्राम को नहीं सीखा, तो यह बात मैं आपको एश्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि फिर आप लोग यहां पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना अगर आपने इसे नहीं सीखा तो, क्योंकि भाई लॉज ऑफ मोशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर टिकी होती हैं। फ्री बॉडी डायग्राम आना मैंडेटरी है, 100% आना जरूरी है। और बहुत सारे बच्चों को अब भी फ्री बॉडी डायग्राम में प्रॉब्लम होती है, आज के बाद नहीं होगी। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है? किसी बॉडी को फ्री करके उसका डायग्राम बना दो। समझ में आया? जैसे अगर मैंने बोला आपसे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मतलब ये मेरे पास सरफेस है, सरफेस के ऊपर रखा ऑब्जेक्ट, अब मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इस ऑब्जेक्ट को अलग कर लो। अब आपने हाथ हटा लिया, यानी आपने सरफेस हटा लिया, सरफेस हटा लिया तो आराम से इसके ऊपर फोर्सेस लगी हुई देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल, इजी इजी। अगर आपने इतना कर दिया तो फिर आप लोग कैपेबल हो चुके हैं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के लिए। बोलो इतना क्लियर है? अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, free body diagram is a simple diagram used in physics to show all the forces acting on a single object. एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर मैक्सिमम कितने नंबर के फोर्सेस लग सकते हैं, तो ये सारी चीजें अगर हम लोग यहां पर देखकर समझ पा रहे हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास कंडीशन होती है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया m मास का। अब इसे सुनते रहना आप लोग आराम से, और फिर उसके बाद आपने यहां पर क्या करा, एक सरफेस को कंसीडर कर लिया। भाई अब आपने सरफेस को कंसीडर किया है, देन इट मींस कि यहां पर क्या होगा, ये m मास का होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया
मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भाई जैसे ही आप लोग यहाँ पर m मास को किसी भी सरफेस के ऊपर रखते हैं तो सीधा आपके पास नीचे धड़ल्ले से क्या लगता है mg, क्या लगता है mg, और ऊपर की तरफ क्या लगता है आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, जो कि ये सरफेस इसके ऊपर लगा रहा है। एन का मतलब क्या होता है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसे बोलते हैं यहाँ पर एफ से भी डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, वो करना नहीं है, हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन है हमारे पास जो ऊपर की तरफ हमें लगता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं यहाँ पर हमारे पास केसेस कितने बन सकते हैं भाई, यहाँ पर 3 केसेस बन सकते हैं। देखो अब अगर n बराबर mg हो जाए, ये हो गया हमारे पास पहला केस। सोचो अगर ऊपर का लगने वाला n नीचे के लगने वाले mg के बराबर हो जाए तो ना तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा पाएगा ना ही ये ऑब्जेक्ट नीचे जा पाएगा। इट मींस कि यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। सोचो अगर दूसरे केस के अंदर मैं ये बोल दूं कि n इज ग्रेटर देन mg, अगर n इज ग्रेटर देन mg हो जाए, मैंने आपसे कहा कि अगर किसी भी कंडीशन में आप लोग ये मान लीजिए कि n इज ग्रेटर देन आपका अगर mg हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, n बड़ा हो गया ना, अब ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। कहां उठने लगेगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगा। इट मींस कि ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड, ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड। ये देखिए क्या इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो वहीं अगर मैं आप लोगों से ये बोल देता हूं कि हमारे पास जो n है, n इज लेस देन अगर हमारे पास mg हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड। क्या होगा बेटा, यहां पर हम लोग अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड। ये देखिए ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि अगर हमारे पास ये 3 सिचुएशन हो गई तो हम इस 3 सिचुएशन के बिहाफ पर बता सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां मूव करेगा और कैसे मूव करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक बार आप लोग इस पर निगाह मारिए, फिर हम लोग बात करेंगे आगे की। एक बार आप लोग इसे देखिए, चलिए बहुत सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा। अब एक एक करके हम छोटे छोटे से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को समझते हैं कि हमारे पास क्या कुछ रहने वाला है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि देखो हम लोग ना अलग अलग टाइप के केस पढ़ते हैं इसमें, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक केस की बात करेंगे, केस नंबर 1। एक एक करके हम लोग इसमें बात करते हैं। केस नंबर 1 का मतलब हो गया जब आपकी बॉडी कांटेक्ट में रहेगी, जब बॉडी कांटेक्ट में रहेगी तब हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी कि हमने ऐसा कंसिडर कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 चलते हैं हम लोग, केस 1 का एग्जाम्पल 1 है ये। मान लेते हैं कि आपसे बोला गया कि भाई कुछ ऐसा सा कंडीशन हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये लीजिए। अब आपसे बोला गया कि यहां पर लगने वाला कुछ 20 न्यूटन का फोर्स इसमें लग रहा है, मतलब 20 न्यूटन का फोर्स यहां पर लग रहा है, तो बताओ फोर्स कितना होगा। या फिर आप इसे भी छोड़ो, मास है हमारे पास ये, यहां पर कुछ हमारे पास F लग रहा है, तो जो हमारे पास M है ना वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ठीक है, M गिवन है। आप ऐसा मान लीजिए कि M आपके पास कितना दिया हुआ है, हमारे पास 5 kg दिया हुआ है और फ्रिक्शन हमारे पास 0 है। मैं किसी भी तरीके से अभी फ्रिक्शन की बात नहीं करूंगा, म्यू यहां पर फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर मैं अभी फ्रिक्शन की बात नहीं करूंगा, जब हम फ्रिक्शन को पढ़ लेंगे तब हम फ्रिक्शन पर आएंगे। अभी के लिए आपके सारे के सारे सर्फेसेस फ्रिक्शनलेस हैं, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब ये कितना होगा हमारे पास, अगर m इतना 5 kg, तो बताओ अब सबसे पहले आप लोग ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, आप लोग ना यहां पर अलग से एक डायग्राम बना लो, फटाफट एक डायग्राम बना लो। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपने अलग डायग्राम बनाया, आपने देखा कि भाई फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ हमारे पास क्या लगेगा, n लगेगा, नीचे की तरफ हमारे पास क्या लगेगा, mg लगेगा, जो कि बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 × में 10 के, तो मतलब mg हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं इस कंडीशन से कि जो n होगा n भी 50 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ना तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा और ना ही ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा, तो ये हमें यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है। अब एक बात बताइए, मैं अगर यहां से फोर्स को निकालना चाहता हूं तो क्या फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, हाँ या ना, बोल मेरे लाल, क्या आपको एक्सेलरेशन गिवन है। हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन भी आप लोगों को यहां पर गिवन था और वो कितना दिया था हमें, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो तो ऐसी कंडीशन में आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर हमारे पास जो मास है वो हमारे पास कितना है, 5 × में कितना हो जाएगा, 2, और ये हमारे पास बहुत सिंपल है 10 न्यूटन का निकल कर आ गया कि फोर्स कितना चाहिए, 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए। अब ये तो था हमारे पास एग्जाम्पल 1, मतलब क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये चीज दी हुई थी। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं और मान लेता हूं कि यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हमारा स्टार्ट होता है, वो तो बहुत बेसिक था बच्चों वाला क्वेश्चन।
अब यहां से हमारे पास क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये देखिए, चलिए अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं यहां पर इस चीज के लिए, यहां पर हमने क्या करा बेटा, दो सरफेसेस को यहां पर कंसिडर कर लिया। ये देखिए, अब मैंने यहां पर जैसे ही दो सरफेसेस को कंसिडर किया है, उसके बाद मैंने ये बोला कि ये जो था ये 2 किलो का और ये 3 किलो का था, ठीक है। अब यहां से आपके पास कुछ फोर्स लग रहा है जिसे हमने बोला कितना बेटा, 50 न्यूटन का, और इन दोनों के बीच में मुझे क्या बताना है, फोर्स बताना है कि क्या होगा, और साथ में एक्सीलरेशन भी मेरा क्या होगा, ये मुझे यहां पर कंडीशन बतानी है। अब बताइए अब कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, सोचो यार, पहले वाले में तो बहुत सिंपल था ना, कितना सिंपल था। हम लोग हर तरीके से ऐसे ही करेंगे, पहले हम लोग 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर 2 की बात कर रहे हैं, फिर 3 की बात कर रहे हैं, आप चाहो तो 4 ले लो, 5 ले लो, 6 लो, जितने चाहो ऑब्जेक्ट ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, अगर इतना सीख लिया तो काम हो जाएगा, पक्की बात, इतना सीख लिया तो काम हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं मेरे लाल। बोल बेटा, क्या इतना क्लियर, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका यहां पर सॉल्यूशन करने भी चल दिया, ठीक है, तो क्या करना है मेरे को, कुछ नहीं करना। जब भी आप ऐसी कंडीशन और ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं, दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग लिख लीजिए। कहने का मतलब, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग कंसिडर कर लीजिए। एक यहां पर कर लीजिए, एक यहां पर कर लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं, ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं बोल रहा हूं एक 2 kg और एक 3 kg, ये देखिए, ये हमारे पास एक 2 kg और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, 3 kg हो गया। अब मुझे इनके बीच में फोर्स चाहिए। अब सोचो, जब आप किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से पलट के आपके ऊपर फोर्स लगता है। जैसे ही आपने फोर्स लगाया, पलट कर आपके ऊपर फोर्स लगा। इट मींस कि आपने अगर यहां पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो पलटकर आपके ऊपर 50 का नहीं, लेकिन कुछ एक F1 जनरेट होगा, और यहां भी आपका F1 जनरेट होगा। ऊपर n और नीचे mg में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ना तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा, तो इट मींस कि n बराबर mg है, ये तो कंफर्म है, पक्की बात। ये लिखिए, ये देखिए, अब क्या करना होता है आपको, याद रखना कि जब भी आप दो सरफेस लेते हैं, तो दो सरफेस के बीच में लगने वाले फोर्स सेम रहते हैं, जब तक उनके बीच में कोई तीसरी बॉडी ना आ जाए। मैं वापस रिपीट करता हूं कि दो सरफेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, इन दो सरफेसेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। मैं वापस रिपीट करता हूं कि दो सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो सेम रहेगा, जब तक इनके बीच में कोई तीसरी बॉडी ना आ जाए। इट मींस कि ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब हमें एक ही चीज पता है, और वो क्या है भाई, एफ नेट बराबर हमारे पास क्या होता है बेटा, एफ नेट बराबर होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। बोलो, इतना क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई, वेरी गुड। अब अगर इतना आप लोगों को यहां तक पल्ले पड़ चुका है ना, तो फिर आप बहुत अच्छे से निकाल लोगे भाई। और एक बात, पहले मैंने क्या बताया आपको कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स सेम रहता है, जब तक उनके बीच में कोई तीसरी बॉडी ना आ जाए। पहली तो मैंने ये बताया, दूसरी चीज क्या है कि देखो, जिस डायरेक्शन में आपका गिवन फोर्स होगा, उस डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस बड़े होंगे। मैं वापस से रिपीट करता हूं कि जिस डायरेक्शन में आपका गिवन फोर्स होगा, उस डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस आपके बड़े होंगे। अब इस चीज को जस्टिफाई करते हैं। देखिए, आपने कहा कि सर ये आगे जा रहा है, मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा 50 ज्यादा या F1, तो आप बोलेंगे सर 50, क्योंकि गिवन फोर्स है। तो आपने कहा सर यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास 50 माइनस में F1 बराबर में कितना हो जाएगा सर, हमारे पास 2 इंटू में A। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी वाले की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है F1, तो F1 बराबर हो जाएगा बेटा 3A। अब एक बात बताओ, क्या मैं F1 की वैल्यू को उठा करके यहां पर पुट कर सकता हूं? 100% पुट कर सकता हूं। तो क्या मैं इस वाली वैल्यू को उठाकर यहां ले आऊं? पक्की बात, ले आते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि सर ये हमारे पास कितना हो गया, 50 माइनस में कितना हो गया हमारे पास 3A बराबर हो गया हमारे पास कितना बेटा, 2A। बोलिए, क्या इतना क्लियर है, वेरी गुड। अब यहां से 3A को उधर ले जाइए, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, यहां से हम लोग बोलेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5A हो जाएगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास A बराबर कितना निकल कर आ गया, ये निकल कर आ जाएगा बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं इस A की वैल्यू को ऊपर पुट कर दूं, तो मेरे पास F1 निकल करके आ जाएगा कितना, 30 न्यूटन। ये देखिए, तो इस तरह से आप लोगों ने सारी की सारी कंडीशन को यहां पर फुलफिल कर दिया। आराम से देखिए एक बार आप लोग, बोलो क्लियर है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। सोचो, अभी आपने कितना लिया, 2 ऑब्जेक्ट लिए। अब अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट ले लूं, तो हमारे पास क्या होगा। देखिए, अगर मैं आपके पास यहां पर 3 ऑब्जेक्ट ले लूं, मतलब 3 ले लूं, तो क्या होगा, बहुत सिंपल। ये देखिए, एक के बाद एक हम लोग यहां पर कैरी आउट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब कलर को कर देते हैं चेंज, थोड़ा सा इसे बड़ा बना देंगे, ठीक है। इसके कलर को कर देंगे चेंज। इसकी बात करते हैं, इसे भी थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, कलर को कर देंगे चेंज। चलिए,
इसके कलर को कर देते हैं चेंज। अब बढ़िया है। अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई एक सरफेस से तीनों को कनेक्ट कर दिया गया। समझ रहे हैं आप लोग? ये देखिए, अब यहाँ से अगर आपने यहाँ पर कुछ फोर्स लगाया, मान लो ये 2 kg का हो गया, ये 3 kg का हो गया, 4 kg का, 4 5 6 7 8 और 1 9, यहाँ पर 90 न्यूटन का फोर्स ले लो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लगने वाला F1 और यहाँ पर लगने वाला F2 क्या होंगे? यहाँ पर F1 कितना होगा, यहाँ पर F2 कितना होगा, और हमारे पास एक्सेलरेशन इसका कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए तो आपको क्या करना होता है बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना इजी है टफ है? तो मैं आपसे बोलूंगा कि इजी है। अब अगर इजी है उसे बनाना तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर बनाएंगे, थोड़ा सा एक बार यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ, ये देखिए, चलिए यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो हमें सबसे पहले कंसीडर क्या करना है बेटा, तीनों को अलग अलग लिख लीजिए। सबसे सिंपल तरीका आपका क्या है पता है? तीनों को अलग अलग लिखना। ये देखिए, एक इसे लिखिए, दूसरा आप कुछ ऐसा ले लीजिए, इसके कलर को इसके जैसा कर देते हैं, थोड़ा सा पास में ले आते हैं ताकि वहां हमें स्पेस मिल जाए। चलिए, और दूसरा हम क्या करेंगे, एक तीसरा ले लेंगे ऑब्जेक्ट, इस तरीके थोड़ा सा दूर ले लेंगे और कलर को इसके सिमिलर कर देंगे। चलिए, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई ये वाला जो था मेरे पास 2 kg का था, ये 3 kg का था, और ये मेरे पास 4 kg का था, यहां पर लगने वाला फोर्स मुझे साफ नजर आ रहा है 90 न्यूटन का। यहां पर लगने वाला फोर्स मुझे साफ नजर आ रहा है कितना, 90 न्यूटन का। अब मैंने आपसे बोला था कि जब तक दो, देखो अगर मैं तीसरे वाले को हटा दूं तो 2 और 4 kg के बीच में लगने वाला फोर्स F1 हो जाएगा। अब मैंने उठा करके 3 kg का ऑब्जेक्ट इनके बीच में लाकर रख दिया, इस वजह से जैसे ही 2 ऑब्जेक्ट के बीच में तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया, फोर्स डिवाइड हो गए। ठीक है, अलग अलग फोर्सेस लगने लगे। ये मैं क्या कह रहा हूं, ये देखिए, अब यहां पर एक फोर्स लगेगा पलट के, यहां पर लगेगा, इन दोनों का नाम हो जाएगा F1, इन दोनों का नाम हो जाएगा बेटा F1। बोलो क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये देखिए, ये F1 हो जाएगा। अब अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से हमारे पास ये कितना हो जाएगा, F2, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास F2। बोलो क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये हमारे पास दो कंडीशन, दो सिचुएशन बेसिकली बनती हैं जिनकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। और ये जो हमारे पास टर्म्स है, ये क्या होगा बेटा, ये हो गया 90 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, लग रहा है 2 kg पर। अब जब भी आपने 2 के बीच में फोर्स लगाया, आपको एक चीज समझ में आ रही है कि बस साइन पलट दो, बस डायरेक्शन पलट दो, समझ रहे हो? बट डायरेक्शन पलट दो, काम हो जाएगा। मतलब F1 है तो इधर लगा दो और इधर लगा दो, F2 है तो इधर लगा दो, इधर लगा दो, बस इतना सा एक बार कर लीजिए, आपका काम यहां से हो जाएगा। अब हमारे पास वापस से वही सेम सिचुएशन निकल कर आएगी जिसकी हम बात करते हैं, वो है F नेट। अब बताओ, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 90 बड़ा या F1, तो जो भी आपको गिवन फोर्स होता है वो ऑलवेज बड़ा होता है। मैंने क्या कहा आपसे, गिवन फोर्स ऑलवेज बड़ा होगा, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है मेरे लाल। बोलो क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब अगर मैं आप लोगों से यहां पर बोलता हूं तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 90 माइनस में F1 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, 2a। क्लियर? अब अगर हम लोग यहां पर बात करें F1 बड़ा होगा या F2 बड़ा होगा, तो बताओ F1 की डायरेक्शन कहां है, राइटवर्ड, F2 की कहां है, लेफ्टवर्ड। अब F1 राइटवर्ड था और 90 न्यूटन भी आपका राइटवर्ड था, इट मींस कि आपका F1 बड़ा हो जाएगा F2 से। क्या इतना क्लियर? अब यहां पर हम लोग बात करेंगे बेटा, F1 माइनस में हो जाएगा F2 और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, 3a। क्लियर? यहां पर एक ही फोर्स लग रहा है, निकालना बहुत सिंपल, F2 बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, 4a। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज को इंटरचेंज करते रहिए। ये देखिए, यहां पर ले आओ इसे, यहां पर ले आए आप, तो F1 हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 4a बराबर का कितना हो गया, 3a। उधर चला जाएगा हमारे पास, तो F1 कितना निकल कर आ जाएगा, 7a। ये देखिए, तो आपके पास यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर आपके पास F2 आ गया, यहाँ पर आपके पास F1 आ गया। अब इस F1 की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस में 7a बराबर में कितना हो जाएगा, 2a। उधर ले जाइए इसे, तो 90 आपके पास बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास, 9a। तो a आपके पास कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए कितना हो जाएगा बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर एक्सीलरेशन आपको निकाल आ गया है आपका, तो अब आपको निकालना और आसान है। अब सिर्फ यहां पर वैल्यूज को पुट कीजिए, तो F1 आपके पास कितना आ जाएगा, 70 न्यूटन। F1 आपके पास कितना आ जाएगा, 70 न्यूटन। और इसी तरीके से F2 आपके पास कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन। F2 कितना आ जाएगा बेटा, 40 न्यूटन। ये देखिए, ये हमारे पास कंडीशन यहां पर डेवलप हो जाएगी। बोलो क्या इतना क्लियर है? अब सोचो, अगर मैं 4 भी ले लूं तो भी क्या फर्क पड़ेगा, बात तो सेम ही है ना। आप लोग समझ पा रहे हैं, बात तो सेम ही रहेगी, वो चीज तो चेंज होने से रही। समझ रहे हैं आप लोग? ये कंडीशन हमारे पास हमें पता होनी चाहिए मेरे लाल। अरे भाई साहब लग जाओ, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। पहले बताओ कि क्या यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो गई क्या?
अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हम इसे कॉन्टेक्ट से थोड़ा सा हटाकर केस नंबर 2 की बात करें, जहां पर हम लोग स्ट्रिंग की बात करेंगे, स्प्रिंग की बात करेंगे। स्प्रिंग मतलब बेसिकली हम लोग यहां पर यूजुअली एक थ्रेड की बात कर रहे हैं, आप ऐसा मान लीजिए मासलेस थ्रेड में ले रहा हूं, क्योंकि आपके केस में वही आता है। तो अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। जब आप दो बॉडी को थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखेंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखने के बाद उसके अंदर की कंडीशन बताएंगे कि टेंशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा। और ऑब्जेक्ट आपका जब रखा होगा तो सरफेस आपका फ्रिक्शनलेस रहेगा। सरफेस फ्रिक्शनलेस रहने का रीजन क्या है मेरे लाल? मैंने कहा सरफेस का फ्रिक्शनलेस रहने का रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर अभी हम लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा नहीं है, तो हम उसकी बात करेंगे भी नहीं। सिंपल सी चीजें हैं। अब यहां पर एक एक करके हम लोग ना एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं चीजों को। मान लेते हैं कि आपके पास यहां पर कुछ एक ऑब्जेक्ट है, आपने यहां पर दूरी पर थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट दूसरा कंसीडर कर लिया, वहीं आपने इसके बीच में एक थ्रेड से इसे बांध दिया, ये लीजिए, और आपने साथ में कहा कि भाई ये जो मेरे पास था ये 2 किलो का था और ये मेरे पास 3 किलो का था, और यहां से कुछ लगने वाला हमारे पास 50 न्यूटन का फोर्स था। मैं फोर्स, केजी, मास, ये सारी चीजें बहुत इजी ले रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाए इसे। समझ रहे? सिंपल चीजें होंगी, आप लोग इजी तरीके से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं आने वाली। आप इसे खींच रहे हैं तो आपने कहा कि इसके बीच में लगने वाला टेंशन बताओ, साथ में हमें ये बताओ कि एक्सीलरेशन क्या होगा, और ये कैसा है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन भी आपके पास आ रहा है तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं भूलना, वो हमारा सेम रहने वाला है। ठीक है, तो इसे मैंने ये बोल दिया कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट किससे सीखते हैं, क्वेश्चन। अब हमारे पास जो आएगा निकल के उसे हम लोग बात करते हैं, जो कि होगा सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अगर अब मैं यहां से आपसे बोलूं कि यहां पर जो मेरे पास कंसिडरेशन निकल कर आएगा, एक तो इसे ले लो, दूसरा हमारे पास ये ले लीजिए। चलिए अब अगर इस चीज की हम लोग बात करें, देखिए ये बताओ कि क्या यहां पर हमारे पास 50 न्यूटन का फोर्स हमें दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है सर। क्या ये हमारे पास 2 और ये 3 केजी का दिया हुआ है? 100% दिया हुआ है। तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जिसे हम टी और इसे यहां पर हम लोग टी मानेंगे? सर दोनों को टी क्यों कंसिडर किया? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। जब तक दो के बीच में कोई तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं आ जाता तब तक उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो आपका चेंज नहीं होने वाला, वो एकदम सिमिलर रहने वाला है। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास कंडीशन आई। अब बस आपको यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना, दैट्स इट। अब 50 बड़ा या टी बड़ा? भाई जो गिवन है वो बड़ा है, सिंपल याद रखो। इट मींस कि 50 माइनस में टी बराबर में हो गया हमारे पास कितना, 2a। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या हो गया भाई, टी बराबर हमारे पास कितना हो गया, 3a। तो क्या हम लोग इस वाले टी को उठा करके, इस वाले टी को उठा करके हम लोग यहां पर पुट कर देंगे? बोल मेरे लाल, क्या मैं इस वाले टी को उठा करके यहां पर पुट कर दूंगा? बहुत सिंपल सी चीज है। तो आप लोग ये बोलेंगे सर ये यहां पर कंडीशन बन जाएगी 50 माइनस में 3a बराबर में हो गया हमारे पास 2a। तो यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 बराबर में कितना हो जाएगा, 5a। तो a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपके पास एक्सेलरेशन आ गया तो आप लोग आराम से इत्मीनान से यहां पर टेंशन निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा भैया T इक्वल टू कितना, 30 न्यूटन। ये देखिए बेटा, ये देखो। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत सारे पूछे जाते हैं आपसे कि सर कनेक्टेड बॉडी मोशन अगर हमारे पास आ गया तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, घबराना नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा पुली की। पुली में भी बहुत अच्छे अच्छे केसेस आते हैं जिनकी हम लोग बात करते हैं। पहले आप लोग एक बार इन पे निगाह मारिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट कंडीशन पर अगर हम लोग चलें आगे की तरफ तो हमें क्या देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल सी चीजें आती हैं निकल करके, बहुत सिंपल सी चीजें आती हैं बेटा निकल करके। अगर हम लोग बात करें, जैसे आपने दो केसेस लिए, मतलब दो बॉडीज ली। अब सोचो अगर मैं 3 बॉडी ले लूं तो, अब सोचो अगर मैं यहां पर आपके सामने 3 बॉडी को कंसीडर करूं तो मेरे पास क्या यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मान लीजिए हम हमारे पास ये है, ये वही 2 केजी और 3 केजी और ये 5 ले लो, 5 6 7 8 9 10। यहां पर मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरीके से। अब इसके बीच में हमारे पास थ्रेड आ गया, ये हमारे पास एक थ्रेड आ गया, यहां पर हो गया हमारे पास T1, ये हो गया T2। बताओ भैया T1 T2 क्या होगा? किसी भी टॉपिक को इतने अच्छे से और इतनी बार इतने सारे क्वेश्चंस के साथ कर लो कि भाई वो टॉपिक ना यहाँ दिमाग में बैठ जाए कि बस अब इसके बाद हमारी कोई भी गलती नहीं हो सकती। पक्की बात है कि जो भी है बस यही है, क्योंकि अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया तो भाई इसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, पक्की बात। चलिए बच्चा पार्टी, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि जैसे ये आप लोगों ने करा, अब अगर सॉल्यूशन आप लोगों को यहां पर बताना है, ये देखिए,
तो सॉल्यूशन में आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोगों को सिंपल क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए तीनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग कंसिडर कर लीजिए। मैंने कहा तीनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग कंसिडर कर लीजिए। इट मींस कि आप लोग सबसे पहले तो यहां पर 5 kg बना लीजिए, उसके बाद हम लोग यहां पर बना लेंगे, उसके बाद हम लोग यहां पर बना लेंगे। ठीक है, ये लीजिए। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, ये तो लग रहा था सर हमारे पास कितना 100 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो इसके पास यहां पर कितना लगेगा, इसे हमने कंसिडर कर लिया T1 और इसे हमने कंसिडर करा यहां पर T1, दोनों के बीच में थ्रेड सेम है, तो ये भी हमारे पास कितना हो गया भैया T2 हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया T2 हो गया। अब ये मत सोच रहा कि सर थ्रेड सेम था, एक ही थ्रेड को तोड़कर दो पार्ट में जोड़ दिया, बेटा तीसरी बॉडी बीच में आ गई, मतलब टेंशन हो या फोर्स वो चेंज होगा, 100% चेंज होगा। ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये कितना था भैया 5 kg था, ये कितना था हमारे पास 3 था, ये कितना था हमारे पास 2 था। इससे शुरू करते हैं, 100 बड़ा या T1 बड़ा, गिवन कौन सा है 100, तो 100 बड़ा हो जाएगा। तो इट मीन्स कि आप लोग यहाँ पर ये लिखेंगे कि सर 100 माइनस T1 बराबर कितना हो गया हमारे पास 2a। अब T1 बड़ा या T2 बड़ा, तो आप बोलेंगे सर T1 की डायरेक्शन 100 की तरफ है, तो इट मींस कि T1 बड़ा होगा एज कंपेयर टू T2 इस वाले पोर्शन के लिए। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 माइनस में T2 बराबर में कितना हो जाएगा 3a। क्या इतना क्लियर है? अब आप लोग यहां पर आ जाइए, यहां पर आप लोग बोलेंगे कि सर T2 बढ़ाओ, अब भाई ए की कंडीशन तो दी हुई है, तो T2 हमारे पास क्या हो जाएगा 5a। ये देखिए, समझ रहे हैं, ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं T2 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर पुट कर दीजिए, तो T2 अगर यहां पर चला जाएगा तो T1 माइनस में कितना हो जाएगा हमारे पास 5a बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास 3a। तो 5 उधर जाएगा तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी 8a की बनेगी। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब अगली सिचुएशन में हम लोग T1 की वैल्यू को उठा करके यहां पर पुट कर देंगे, तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा 100 माइनस में क्या हो जाएगा 8a बराबर में कितना हो जाएगा 2a। 8a को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा हमारे पास 10a। तो a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए, ये हमारे पास कंडीशन आएगी। अब अगर आपके पास a आ गया तो क्या आप लोग आसानी से, बहुत आसानी से यहां पर आप लोग T1 निकाल लेंगे, तो T1 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 80 न्यूटन। इसी तरीके से आप लोग यहां पर T2 निकाल लेंगे, तो T2 हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा यहां पर 50 न्यूटन। ये देखिए, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। पहले बताओ क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब सोचो कि अगर मैं यहाँ पर 3 बॉडी को हटा करके 4 बॉडी भी ले लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई आपत्ति नहीं आने वाली। मैं वही आपसे बोलना चाह रहा हूं बेटा, वही चीज आप लोगों से बार बार बोलना चाह रहा हूं कि यहां पर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग एक बार बात करते हैं बेटा केस नंबर 3 की। तो 2 तक तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, एक बार 3 को और देख लेते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। और केस नंबर 3 के अंदर जब आप लोग बात करेंगे तो आप लोग बात करते हैं यहाँ पर पुली वाले केसेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, मान लेते हैं कि आपने एक पुली कंसिडर कर लिया, ये आपने एक पुली कंसिडर कर लिया, ये लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आप लोगों ने कहा कि भाई यहां पर हम लोग कुछ वेट को हैंग करेंगे, ये लीजिए। अब आपने कहा कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ वेट को हैंग कर रहे हैं। एक सेकंड भाई साहब, ये मान कैसे नहीं रहा है मेरे लाल? चलिए, अरे भाई साहब क्या चाह रहे हैं आप? हाँ, ये लीजिए। चलिए, अब हमने क्या करा, यहां पर हमने इसे लगा दिया, ये ले मेरे लाल, ये लीजिए। अब इस कंडीशन को हम लोग यहां पर लेकर आ गए। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि यहां पर हमने क्या करा, 2 वेट को हैंग कर दिया, ये देखिए, हमने यहां पर 2 वेट को हैंग कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में ना बच्चा बहुत ज्यादा फंस जाता है। उसे पता है कि यहां पर कुछ हमारे पास m1 है और यहां पर कुछ हमारे पास m2 है, और ऐसी कंडीशन में आपसे बोला दैट m1 इज ग्रेटर देन m2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद रखना, m1 आपका m2 से ज्यादा है। तो अब एक चीज बताओ कि अगर आपके पास m1 ज्यादा है तो क्या ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा? भाई m1 ज्यादा तो m1 नीचे आएगा, m2 कम है तो m2 ऊपर जाएगा। इट मींस कि इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा डाउनवर्डेड। बोलो हाँ या ना? लेकिन दोनों का ही जो टेंशन है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि टेंशन आपका ऊपर रहेगा दोनों में ही। बोलो क्या इतना क्लियर समझ में आ रहा है? वेरी गुड। और नीचे की तरफ इसमें जो हो जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे m2g, और ये जो हमारे पास होगा इसे हम लोग बोलेंगे भाई m1 इंटू में g। बोलो क्या इतना क्लियर? ध्यान से देखिए एक बार आप लोग इसे, एक बार आप लोग इसे ध्यान से देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। आई होप कि यहां तक की चीजें तो आप लोगों को समझ में आ रही होंगी।
यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को पल्ले भी पड़ रही होंगी, कोई दिक्कत और आपत्ति भी नहीं होगी। यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोग फंस जाएं, मैंने कहा कि अगर इन सारी चीज़ों के अंदर आप लोग फंस जाते हैं और आप लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमें करना क्या है बेटा, देखो सिचुएशन वही रहेगी जो आपने इसमें पढ़ा था, ये वाला चेंज नहीं होने वाला। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप जब इसके अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्या पढ़ना है, जब नीचे आ रहा है इट मींस कि m1g ज्यादा होगा t से, सिंपल सी चीज है। तो मैं यहाँ पर दो फ्री बॉडी डायग्राम भी अगर बनाना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई m1g इस वाली इक्वेशन में मेरे पास होगा m1g माइनस में t बराबर में होगा m1 इंटू में a। बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इस पर आ जाओ। अब इस वाली कंडीशन में ऊपर जा रहा ऑब्जेक्ट, मतलब t बड़ा है m2g से, तो t माइनस में m2 इंटू में g बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास m2 इंटू में a। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन 1 और 2 से आप लोग टेंशन और एक्सीलरेशन दोनों निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, अगर आप लोग आ जाएं यहाँ पर, आप लोग आराम से यहाँ पर सीखें तो आप लोग आराम से इजी तरीके से टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों ही टर्म निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर T1 आपके पास जो निकल कर आएगा वो क्या होगा हमारे पास m1 m2 अपॉन में हो जाएगा हमारे पास m1 इंटू में m1 प्लस m2, एक सेकेंड, T इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस में m2 इंटू में g। बोलिए क्या इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? ये देखिए ये हमारे पास निकल कर आएगा टेंशन। इसी तरह से अगर मैं एक्सीलरेशन की यहां पर बात करता हूं ना, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास m1 माइनस m2 अपॉन में हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस में m2 इंटू में हो जाएगा हमारे पास g। ये लीजिए, ये हमारे पास कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। इट मींस कि अगर किसी भी तरह से मेरे को m1 m2 यहां पर गिवन हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो मैं बहुत आसानी से वहां पर टेंशन और एक्सेलरेशन को निकाल सकता हूं मेरे लाल। एक बार देखिए आप लोग, फिर हम आगे बात करते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर है, समझ में आया? वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर देखते हैं। देखो, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, और वो क्वेश्चन में एक कराऊंगा लेकिन आपको दोनों मेथड से करा दूंगा, दोनों ही मेथड से करा दूंगा, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड और दूसरा उसे ब्रेक डाउन करके। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई मेरे पास ये निकल कर आया, यहां पर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन दी हुई थी, ये देखिए ये कंडीशन दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपसे वहां पर बोल दिया गया कि भाई दो ऑब्जेक्ट यहां पर हैंग कर दिए गए, ठीक है, एक ये और एक आपके पास ये। क्या इतना क्लियर? यहां पर आपको बोला गया ये कितना हमारे पास 5 kg, और ये आपको बोला गया कितना हो गया हमारे पास 3 kg। तो आपको एक्सेलरेशन बताना है और साथ में आपको टेंशन बताना है क्या होगा। क्या इतना क्लियर? अब अगर मैं इसके सॉल्यूशन करने पर आ जाऊं तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पर बताइए। मेरे को सिंपल सी चीज़ है, क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट को लेना पड़ेगा और इनके फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो हमने वही किया, हमने यहाँ पर एक इसे कंसिडर किया और दूसरा हमने वहां कंसिडर किया। अब एक बात बताओ, ये हमारे पास कितना बेटा हल्का सा है, 3 kg का है, तो इट मींस कि ऊपर क्या लग रहा होगा टेंशन, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा हमारे पास 30 न्यूटन। भाई mg है नीचे तो 30 न्यूटन लग रहा होगा, सिंपल सी चीज। अब यहां पर ये कितना हमारे पास, ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, 5 kg का ऑब्जेक्ट होने की वजह से ऊपर लग रहा होगा टेंशन और नीचे कितना लग रहा होगा हमारे पास 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, सिंपल। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर एक्सीलरेशन की, तो ये हैवी वेट है, तो क्या ये इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, इट मींस नीचे एक्सीलरेशन होगा 5 kg वाले का। तो 5 kg वाले की अगर हम लोग बात करें तो इसका एक्सीलरेशन होगा डाउनवर्डेड, और अगर 3 kg वाले की बात करें तो इसका एक्सीलरेशन ऑब्वियसली हो जाएगा हमारे पास अपवर्ड। ठीक है, एक का डाउनवर्ड और एक का हमारे पास अपवर्ड एक्सीलरेशन हमें देखने को मिलता है। बोल मेरे लाल, क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर हम दोनों सिचुएशंस को यहाँ पर देखें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान से, तो हमें समझ में आएगा कि इक्वेशन बनाना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज करनी है और वो है एफ नेट बराबर में एम ए। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं कंडीशन को लेकर के आऊं तो मैं ये बोल सकता हूँ सर कि 50 माइनस में टी बराबर में हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू में ए। तो टेंशन निकाल लूँ यहाँ से, तो टेंशन हो जाएगी मेरे पास 5a बराबर में हो जाएगा हमारे पास टेंशन। ये लीजिए, कैसे निकल कर आया सर? भाई जब वो नीचे आ रहा है इट मींस कि 50 बड़ा है ना, तभी तो नीचे आ पा रहा है, टी से बड़ा है 50 तो वो नीचे की तरफ आ गया। बहुत सिंपल है, मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर टी बड़ा है 30, तो टी बड़ा है भैया, तो टी माइनस में क्या हो जाएगा 30 बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 3a। अब ये टी वाली वैल्यू को उठाकर जरा यहाँ पर रखना,
इस वाली वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रखना, तो ये हो जाएगा हमारे पास सर 50 माइनस का 5a माइनस का 30 बराबर में हो जाएगा सर हमारे पास 3a। ये कंडीशन बन जाएगी। क्या इतना क्लियर? अब इसी सिचुएशन में 5a को उधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा सर 50 माइनस में हो जाएगा 30 बराबर में हो जाएगा 5 उधर जाएगा 5 6 7 8 a। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 20 और डिवाइड बाय हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारे पास a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब आपके पास a आ गया तो a को इधर रख दीजिए, तो आप लोग यहाँ पर इसे निकाल सकते हैं। दैट 50 माइनस में 5 इंटू में कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए 20 अपॉन में 8, कितना हो जाएगा बेटा 20 अपॉन में 8 और बराबर में हो जाएगा हमारे पास टेंशन। यहाँ से आप टेंशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब ये हमारे पास सिचुएशन रहती है। सोचो अगर मैं ट्रिक से इसे सॉल्व करता, अगर मैं इसे ट्रिक से सॉल्व करने पे आता तो मैं इसे कितनी जल्दी सॉल्व कर लेता। या तो मैं इतने बड़े पाथ को फॉलो करूं, ठीक है, या फिर मैं अगर ट्रिक से इसे सॉल्व कर रहा हूं तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं एसिलरेशन। क्या होता है बेटा m1 माइनस m2। ध्यान से देखिए, मैंने कहा क्या होता है यहाँ पर m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g, m1 प्लस m2 इंटू में g। तो अगर हम लोग बात करते हैं m1 कौन होगा हमारे पास बड़े वाला, माइनस में क्या होगा हमारा 3 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? अब बताओ कितना सॉल्व होकर के आएगा। देखिए ध्यान से आप लोग, तो 5 में से 3 गया हमारे पास कितना ऊपर होगा 20 अपॉन में 8। बोलो क्या वही आंसर आ गया निकल के? मतलब इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं हुई, लेकिन आंसर निकल कर आ गया। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं मेरे लाल, आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं टी के लिए। किसे सॉल्व कर लेंगे? टी के लिए। तो टी हमारे पास क्या होता है 2m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस में m2 इंटू में जी। यही फॉर्मूला था, वेरी गुड। अब ये हो जाएगा टी, m1 कितना हमारे पास 5, m2 हमारे पास कितना है 3 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस में कितना हो जाएगा 3 इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? अब जब इसे कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो कितना होगा देखो 5 या 15 दूनी 30 धाम 300 अपॉन में 8 न्यूटन। सॉल्व करें ना वही आपका आंसर आएगा। तो ये आपके पास रहती है कुछ सिचुएशन जिसकी हम बात करते हैं। बोलो क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या इतना आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है मेरे लाल? अब सोचो अगर यहां पर कंडीशन हमारे पास थोड़ी सी चेंज हो जाए, जैसे हम लोगों ने ये बात कर ली, ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे बोलता हूं कि मैं नॉर्मल दे ही नहीं रहा आपको पुली वाला केस, नॉर्मल पुली वाला केस दे ही नहीं रहा। अब मैं ऐसी सिचुएशन आपके सामने लेकर के आऊंगा जहां पर हम लोग थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अलग टाइप के पोर्शन को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये कोई टेबल है, इसके ऊपर आपके पास कुछ ब्लॉक रखा हुआ है और उस ब्लॉक को हम लोग मान लेते हैं 4 kg का। कितने kg का मान लेते हैं बेटा? 4 kg का मान लेते हैं। और यहां कहीं आपके पास कुछ एक, ये देखिए पुली लगा हुआ है। फिर उसके बाद आपने कहा कि सर ये जो हमारे पास पुली है जिसकी हम बात कर रहे हैं इसे इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, ये लीजिए। फिर उसके साथ हम लोग बात करते हैं नीचे की तरफ एक वेट हैंग है, आप समझते रहना, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोगों को। और यहां पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट और ऐसे हैंग है। अब ये आपने बोला कि भैया ये हमारे पास है 3 kg का और ये हमारे पास है 5 kg का, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। और यहां पर जो फ्रिक्शन है वो 0 है। फ्रिक्शन कितना है? 0 है। तो आपको यहां पर बताना है टेंशन कितना होगा और आपको बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा। अब यहां पर आने के बाद आपका जो फॉर्मूला है वो फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो पुली के लिए बना हुआ था और ये पुली वाला केस यहां पर है नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पर आप डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे, या तो आप लगाने की कोशिश करो, ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन में कर भी लोगे, कुछ में नहीं भी कर पाओगे। तो मैं यहां पर यह कंसिडर करूंगा कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आना चाहिए वो आना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम। अब एक बात बताओ, सॉल्यूशन अगर हम इसका करें, ठीक है, मान लें यहां पर मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ? ये 5 kg ज्यादा है, 3 kg कम है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा होगा? देखो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा होगा, यानी 5 kg वाला नीचे और 3 kg वाला आगे की तरफ मूव कर रहा होगा। बोलो हाँ है ना? बहुत सिंपल सी चीज है। तो मैंने आपसे बोला कि भाई 5 kg वाला तो आ रहा होगा नीचे की तरफ और जो 3 kg वाला ये जा रहा होगा हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में। बोलो इतना क्लियर? ये चीज हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों से कहना चाहूं तो क्या मेरे को एक्सीलरेशन ये डाउनवर्ड और इसका एक्सीलरेशन इस साइड मिल जाएगा, इसका टेंशन ऊपर की तरफ, इसका टेंशन नीचे की तरफ मिल जाएगा, मतलब इस साइड मिल जाएगा, हाँ या ना? फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर देखो क्या लगेगा हमारे पास, 5 kg वाले की बात करें तो क्या नीचे की तरफ हमारे पास 50 लग जाएगा? बोल मेरे लाल, क्या नीचे की तरफ 50 लग जाएगा? 100% लग जाएगा। अब एक बात बताओ कि अगर मैं इसे बताना चाहूं तो नीचे आ रहा तो मतलब 50 ज्यादा, इट मींस कि 50 माइनस में टी
बराबर में 5a। अब तो मैं कर ही सकता हूं ऐसा, क्योंकि आप लोग समझ गए। ठीक है, अब यहां से अगर मैं t की वैल्यू को निकालना चाहूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं सर t बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 50 माइनस में 5a। ये देखिए, ये हमारे पास पहली एक चीज यहां पर इक्वेशन बनती हुई हमें नजर आ रही है। इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए करना भाई साहब काम। हाँ, देख रहा मेरे लाल। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस वाले केस की, तो क्या यहां पर हमारे पास सिचुएशन ये बनेगी, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो क्या यहां पर हमारे पास सिचुएशन बहुत सिमिलर टाइप की बनेगी, और वो क्या होगा सर 3 kg वाले की जो हम बात कर रहे हैं, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, फ्रिक्शन कुछ है नहीं, तो t बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 3 kg वाले से अगर हम लोग बात करें तो t बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बताइए एक बार। ये हो जाएगा 3a। कितना हो जाएगा मेरे लाल 3a। क्या मैं यहां पर वैल्यू को पुट कर सकता हूं? 100% कर सकते हैं सर, पूरा तरीके से, पूरा हक है आपका। तो t बराबर 3a मतलब 3a बराबर कितना हो जाएगा बेटा 50 माइनस में 5a। इस 5a को उठाकर इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा 8a बराबर में कितना हो जाएगा 50। तो a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 50/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लीजिए, ये आपके पास निकल कर आ गया है क्या एक्सीलरेशन। बोलो क्या इतना क्लियर है? हाँ ना में जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। अब इस a को उठा करके मैं यहां पर रख देता हूं तो मेरे पास टेंशन निकल कर आया। तो टेंशन कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू में मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग किसकी 50/8 की। 50/8 करेंगे, इतना न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल। तो इस तरह से क्वेश्चंस को किया जाता है। मतलब रटना मत किसी भी चीज को, क्योंकि अगर आप लोग रटने लग गए ना भाई साहब तो फिर यहां से दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, बहुत ज्यादा भयंकर वाली दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। ये सब नहीं करना है, चीजों को समझकर आगे बढ़ना है। एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। अब एक स्टेप आप और हम मिलकर के और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, और वो हमारे पास क्या लेकर आता है, केस नंबर कौन सा था भैया? ये वाला कौन सा केस था जो हम बात कर रहे थे? कौन से केस पे बात कर रहे थे? केस नंबर 3, ठीक है। 2 ये वाला था, 1 ये वाला था। ओके, 1 2 3 केस आपने पढ़ा। अब हम एक बार केस नंबर 4 और देख लेते हैं कि अगर आपके पास इंक्लाइन प्लेन आ गया तो आप क्या करेंगे। केस नंबर 4 है 5 है मेरे लाल? क्वेश्चन में उलझ गया हूं मैं। हाँ 3, हाँ 4 है, केस नंबर 4 है। ठीक है, केस नंबर 4 की हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। चलिए, ये लीजिए, केस नंबर 4 के अंदर हम लोग बात करेंगे इंक्लाइन प्लेन की। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि भाई ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये लीजिए, इसके ऊपर आप लोगों ने एक बॉक्स रख दिया। ठीक है, आप लोगों ने क्या करा बेटा, यहां पर आप लोगों ने एक बॉक्स को रख दिया। ये देखिए, चलिए, आपने इसके ऊपर एक बॉक्स को रख दिया इस तरीके से। अरे गलती हो गई सब, ये लीजिए। चलिए, ये हमारे पास कंडीशन आ गई निकल के। ठीक है, अब आपने ये बोला कि सर यहां पर तो ये थीटा था, फ्रिक्शनलेस सरफेस अभी हमारे पास है, कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में अगर मैं आप लोगों से ये बोल दूं कि यहां पर एक पुली लगा हुआ है, कि यहां पर एक पुली लगा हुआ है सर, अब इस सिचुएशन के अंदर आप लोग क्या करेंगे बताइए? आप लोग ये बोलेंगे सर एक तो हमारे पास यहां पर कनेक्टेड है बॉडी, ठीक है, ये लीजिए, ये हमारे पास एक कनेक्टेड है, दूसरी बॉडी हमारे पास कहीं यहां पर कनेक्टेड होगी। ठीक है, कुछ यहां पर हमारे पास कनेक्टेड होगी, जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे। क्लियर बेटा? अब यहां पर नीचे भी एक ऑब्जेक्ट आपके पास लगा होगा, ये लीजिए, इसे कलर को चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास होगा। अब मान लेते हैं कि अगर ये वाला अब यहां पर 5 kg और ये वाला इधर की तरफ 3 kg का अगर होता, तब हमारे पास क्या सिचुएशन बनती बताओ? अगर मैं इसे m1 m2 करके भी यहां पर सॉल्व करूं तो भी मेरे पास कैसे यहां पर सिचुएशन बन के आएगी? ये सेम कंडीशन वही है जैसे कि आप लोगों ने अभी इस वाले केस को देखा है। यहां पर आपको क्या करना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखो। मैं इस फिलहाल के टाइम पर यहां पर इसमें m1 और इसे m2 कंसीडर कर रहा हूं, और कुछ नहीं, इसे m1 और इसे m2। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा बेटा, ये होगा n, और नीचे की तरफ हमारे पास लग रहा होगा mg। अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होगा बेटा, ये देखिए, ये आप ये मान लीजिए टेंशन, ये वाला टेंशन, और नीचे की तरफ हमारे पास क्या होगा, हमारे पास m2 इंटू में g, ये m1 इंटू में g था। अब सोचने वाली बात ये है कि जो m1 इंटू में g है, ये तो डाउनवर्डेड लग रहा है ना तो ये n को बैलेंस कर रहा ना किसी चीज को, तो यहां क्या करना है, अब थीटा भी गिवन है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोग क्या करेंगे मेरे लाल, यहां पर आप लोग बनाएंगे m1g cos थीटा, ये बनेगा बेटा cos थीटा, और ये वाला जो सिनेरियो आपका ये बनेगा हमारे पास m1g sin थीटा। अब आप लोग वापस से डायग्राम बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, और अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा देन m1g sin थीटा माइनस t बराबर ma हो जाएगा, m1 इंटू में a हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, t ऊपर जा रहा है तो t माइनस में m2 इंटू में g इंटू में a हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर m1 इज ग्रेटर देन m2 है,
तो ऐसी कंडीशन में एसिलरेशन डाउनवर्डेड जाएगा और ये वाला एसिलरेशन ऊपर की तरफ को भागेगा, हाँ या ना। इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहो, बच्चा बहुत बार इसमें उलझ जाता है। अब मैंने आपसे कहा कि ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ को जा रहा है, सिंपल सी चीज है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जब भी आप लोग फंस जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशंस बनेंगी जो हमारे लिए मैंडेटरी होगी वो होगा सर m1g, यहां पर लिख लेता फॉर मास m1, यहां पर हमारे पास क्या होगा बेटा, 4 मास m1, ठीक है। एक तो हमारे पास ये केस बनेगा और दूसरा हम लोग यहां पर एक लिख लेंगे 4 मास m2, 4 मास क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा m2। देखो ध्यान से देखिए, हम लोग इन दो कंडीशंस की यहां पर बात करते हुए नजर आएंगे, ठीक है मेरे लाल, वेरी गुड। अब यहां के बाद अगर मैं आपसे m1 की बात करता हूं तो m1 में बताओ क्या बड़ा होगा, t बड़ा होगा या m1g sin थीटा बड़ा होगा? तो आप बोलेंगे सर m1g sin थीटा बड़ा होगा, तभी ऑब्जेक्ट हमारा नीचे आ रहा है और ये वाला ऊपर जा रहा है। तो आपने यहां पर सिंपल सी एक चीज बोली है कि सर m1g sin थीटा माइनस में हो जाएगा t, बराबर में हो जाएगा हमारे पास m1 इंटू में a। पहली इक्वेशन बन गई, वेरी गुड, ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। और दूसरे वाले की बात करें तो देखो t बड़ा होगा तभी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो इट मींस कि आप लोग बोलेंगे सर यहां पर हमारे पास कंडीशन बनेगी t माइनस में हो जाएगा m2 इंटू में g, बराबर में हो जाएगा हमारे पास m2 इंटू में a। ये देखिए ये सिचुएशन बनेगी। तो आप लोग इन दोनों इक्वेशंस के बिहाफ पर बहुत आसानी से किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। आराम से एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे आगे की। अब अगर मैं आपसे एक सिचुएशन और आगे लेकर के चलूं आप लोगों को, और आपसे और अगर मैं एक छोटा सा केस बोल दूं और मैंने आपसे कहा कि भाई अब की बार में कंडीशन थोड़ी सी और स्विच है और यहां पर अब हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ये देखिए यहां पर हम लोग कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं। मैंने यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट रखा, मतलब यहां पर मैंने क्या करा है, बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि यहां पर मैंने एक तरीके से पुली को रख दिया, ये मैंने पुली यहां पर रखा हुआ है। अब आप लोग क्या बोलेंगे कि सर यहां पर हम लोग दो चीजें कंसिडर करते हैं, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां कहीं होगा, मैंने कहा ठीक है, और सर दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं हम लोग मान लेते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा मान ले, जब तेरा इतना ही मन है तो मान ले, कोई दिक्कत नहीं मेरे लाल। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग इस तरीके से इसे कंसिडर कीजिए, ये देखिए ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। तो आप लोगों ने बोला सर ये हमारे पास फॉर्म हो चुका है, ठीक है ये लीजिए, अरे हो जा भाई, हाँ बहुत सही, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप लोग यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लीजिए, आपने ये कंसिडर कर लिया। हर एक सिचुएशन बता दूंगा बेटा, जहां से भी क्वेश्चन फंस सकता है ना, सारा कुछ बता दूंगा, बिल्कुल दिक्कत मत ले, सब चीज करा दूंगा A to Z, दिक्कत नहीं लेनी जरा सी भी। अब मैंने आप लोगों से ये बोला कि सर यहां पर अब हम थोड़ा सा ऐसे भरना शुरू करते हैं। ये हमारे पास हो गया m1, ये हो गया सर हमारे पास m2, ठीक है। सर यहां पर हम लोग कंसिडर कर, इस बार और अलग सिचुएशन लेते हैं। ये हमारे पास हो गया सर θ2, ये सर हमारे पास हो गया θ1। भाई या तो बराबर आएगा या अलग आएगा, मैंने कहा इस बार मैं दोनों को अलग ले लेता हूं। अब ऐसी कंडीशन में मैंने ये बोला कि सबसे पहली चीज कि m1 इज ग्रेटर देन m2 है, ठीक है ये लीजिए। और जो हमारे पास फ्रिक्शन है वो जीरो है, यानी कि सरफेस कैसा है हमारे पास, फ्रिक्शनलेस है। अब हमें इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो हमारे लिए समस्या नहीं होनी चाहिए। याद रखना ये ऊपर सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, n लगेगा, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा, हमारे पास m1 इंटू में g लग रहा होगा। सेम कंडीशन बेटा ये भी हमारे पास नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, m2 इंटू में g लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ जो परपेंडिकुलर है वहां से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ऊपर की तरफ यहाँ भी टेंशन और ऊपर की तरफ यहाँ भी टेंशन, क्योंकि दोनों के बीच में कोई तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आराम से टेंशन टेंशन लगती रहेगी, सिंपल, ठीक है। अब फ्रिक्शनलेस है और m1 इज ग्रेटर देन m2 है, देन इट मींस कि मुझे ये चीज पता चलेगी भाई एसिलरेशन इस ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो एसिलरेशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ये मेरे लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए यहां पर जो एसिलरेशन है ये डाउनवर्डेड है, यहां पर जो एसिलरेशन है ये अपवर्डेड है। ये हमारे पास कंडीशन आ रही है, इस चीज को हमें थोड़ा सा समझना होगा, क्लियर। अब एक बात बताओ कि जब मुझे ये पता लग चुका है कि भाई ये वाला जो मेरे पास m1 है और यहां पर जो मेरे पास m1g है, ये किसी भी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या हम लोग ये बोल देंगे कि इसे आप लोग कुछ इस तरीके से बना दीजिए और एक ऐसा डायग्राम बना दीजिए। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m1g sin थीटा, m1g sin थीटा है ना, और क्या हमारे पास ये वाला जो होगा m1g cos थीटा, और अब यहां पर एक गलती और है, वो आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा, cos थीटा 1 sin थीटा 1। ये देखिए समझ में आ रहा है, क्योंकि थीटा 1 है, हो सकता है ये 30 डिग्री हो सकता है थीटा 2 आपको 60 डिग्री दिया हो, कुछ भी हो सकता है। सारी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर दूंगा, चिंता मत कर। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यहां पर जो हमारे पास कंडीशन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, m2g cos थीटा 2, ठीक है। और ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा बेटा, m1
सॉरी m2 g cos थीटा 2। ये देखिए, अब देखो एक बार आराम से आप लोग, अब देखो आपको भले ये डायग्राम बहुत ज्यादा भयानक लगे, बहुत ज्यादा दिक्कत वाला लगे, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों से एक चीज बोलूंगा कि भाई बहुत ज्यादा आसान है, घबरा मत, दिक्कत मत ले, परेशानी मत ले। अब एक बात बताओ, मैंने आप लोगों से क्या बोला भाई, क्या चीज बड़ी है? आपने कहा कि m1 बड़ा है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग दो चीज कंसिडर करते हैं, 4 मास m1। ये देखिए आप लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, सर 4 मास, हम लोग यहाँ पर लेंगे m1, यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे 4 मास m2, यानी कि यहाँ पर जो हम इक्वेशंस लिखेंगे वो m1 के लिए लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे m2 के लिए, 4 मास m2। ध्यान से देखो आप लोग और मुझे बताओ कि क्या कंडीशन यहाँ पर फॉर्म हो सकती है आपके हिसाब से, क्या कंडीशन फॉर्म हो सकती है अकॉर्डिंग टू यू? बताए बच्चा पार्टी। m1 की बात कर लेते हैं भाई, m1 नीचे खिसक के आ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर m1 नीचे खिसक कर आ रहा है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि m1g sin थीटा 1 बड़ा होगा t से, तभी ऑब्जेक्ट नीचे आ पा रहा है? बहुत सिंपल सी चीज है। तो आपने यहां पर क्या बोला बेटा, m1g sin थीटा 1 में से माइनस कर दीजिए टेंशन, बराबर में कितना हो गया हमारे पास, m1 इंटू में a। एक इक्वेशन तो आपके पास ये वाली बन गई, ठीक है। घबराना है ही नहीं, घबराना रत्ती भर भी नहीं है, क्योंकि n mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, तो दिक्कत नहीं है, आराम से, ना ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, बस नीचे सरक कर आ रहा है, समझ रहे हैं? ऊपर मतलब ऐसे उड़ नहीं रहा, ना नीचे धस रहा है, बस ये कहना चाह रहा हूं मैं। अब m2 के लिए बात करें तो t बड़ा होगा या m2g cos थीटा 2, भाई साहब t बड़ा होगा तभी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं t माइनस में हो जाएगा m2g cos थीटा 2, बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, m2 इंटू में a। जो मर्जी आपसे पूछ ले, बहुत अच्छे से आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, इससे ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक आप लोगों को करा दिया, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो शायद ही आपके पास क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी आपको आसान तरीके से करा दिया गया है। मेरे ख्याल से आज का जो आपका जो लेक्चर था, यानी कि जो हम लोग बात कर रहे थे पार्ट नंबर 1, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे लाल। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, नीट वाले बच्चे हो, जरा सा भी मत घबराना, मैं आपके साथ हूं हर तरह से, हर एंगल से, और आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, दिक्कत हो नीचे कमेंट कीजिए, जो भी आप बोलेंगे प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन आपके डॉक्टर रवि भैया लेकर आएंगे, पक्की बात है। और डॉक्टर हूं, डॉक्टर बनाकर छोड़ूंगा, याद रखना। मिलते हैं आप लोगों से बड़ा नए लेक्चर में, नए टॉपिक और नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।